नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आकृति मूलक वर्गीकरण एवं पारिवारिक वर्गीकरण को पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विश्व की जितनी भाषाएं हैं उसमें परिवारों की क्या संख्या है, किस भाषा को किस परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। तो विश्व की जो भाषाएं हैं तो भाषाओं की परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में देखिए काफ़ी मतभेद रहा है। पाश्चात्य विद्वान है विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और हमारे भारतीय भाषा विज्ञान बहुत प्रसिद्ध है भोलानाथ तिवारी जी। तो भोलानाथ तिवारी और विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट ने मिलकर इनकी जो संख्या है, किनकी संख्या, भाषा के परिवारों की संख्या, पूरे विश्व के भाषा के परिवारों की संख्या कुल कितनी मानी है? 13 मानी है। ध्यान रखिएगा, 13 मानी है पूरे विश्व की परिवारों की संख्या भाषा से संबंधित। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। भोलानाथ तिवारी ने कितनी मानी है? 13 मानी है। विशेषतर भोलानाथ तिवारी से ही प्रश्न आता है, क्योंकि बहुत प्रख्यात और प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है भोलानाथ तिवारी जी, और इन्होंने विश्व की भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। वहीं अन्य विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे अलग अलग संख्या मानी है, जैसे कि म्यूलर ने 100 मानी है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्विवाद रूप से अगर देखा जाए तो 4 भौगोलिक क्षेत्र यानी जो स्थान विशेष का भौगोलिक रूप से जो क्षेत्र विस्तार है उसके आधार पर 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। आगे हम देखेंगे कि ये 18 कौन कौन से भाषा परिवार हैं और कौन सी भाषा किस परिवार में शामिल है। फिलहाल आप ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भोलानाथ तिवारी ने कुल कितनी संख्या मानी है? 13 मानी है इन परिवारों की, लेकिन निर्विवाद रूप से सर्वमान्य रूप से आप कह सकते हैं 4 भौगोलिक क्षेत्रों में इन परिवारों को बांटा गया है और जिसके अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 भौगोलिक परिवार है। कौन कौन से? सबसे पहले यूरेशिया में यूरोप और एशिया के परिवार शामिल है, जिसको सम्मिलित रूप से हम कौन सा नाम देते हैं? यूरेशिया नाम देते हैं। दूसरा जो भाषा परिवार है, भौगोलिक क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, अफ्रीका भूखंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। तो इस प्रकार 4 भौगोलिक दृष्टि से ये 4 क्षेत्र हो गए। यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया के भाषा परिवार शामिल होंगे, दूसरा अफ्रीका भूखंड हमने देखा, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड देखा और चौथा अमेरिका भूखंड। ठीक है, अब हम देखेंगे यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से भाषा परिवार शामिल है। तो यूरेशिया जो परिवार है उसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार शामिल है कुल, जिसमें सबसे पहले है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार अर्थात भारत और यूरोपीय परिवार को सम्मिलित रूप से भारोपीय परिवार कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न आता है कि भारोपीय जो है इसका विच्छेद कीजिए, तो भारत और यूरोपीय, कई बार ऐसे दिया रहता है भारत और यूरोपीय और सम्मिलित रूप से इसे क्या कहते हैं? तो भारोपीय। तो पहला तो भाषा परिवार है भारोपीय परिवार, जिसमें भारत और यूरोपीय भाषा परिवार के भाषाएं शामिल हैं। दूसरा है द्राविड़ परिवार, तीसरा है काकेशी परिवार, चौथा है बुरुष्की परिवार, पांचवा है उराल अल्ताई परिवार, छठा है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है अत्युत्तरी या इसे हाइपस बोरी परिवार भी कहते हैं, 9वां है बास्क परिवार और 10वां है सामी हामी परिवार। इस प्रकार ये 10 परिवार शामिल है किसमें? यूरेशिया में, अर्थात यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से नाम दिया गया यूरेशिया, इसमें शामिल है ये सभी 10 परिवार। दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है अफ्रीका भूखंड, जिसके अंतर्गत 3 परिवार शामिल है, जिसमें सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होते तोत बुशमैनी परिवार, ये 3 परिवार शामिल हैं। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, जिसमें मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार,
दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ये परिवार 4 जो है ये शामिल है प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत। वहीं अमेरिका भूखंड के अंतर्गत केवल अमेरिकी परिवार शामिल है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण भाषा परिवार है और ये भौगोलिक क्षेत्र है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है जिसमें हमारा भारत और भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, आर्य भाषा परिवार, ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, जिसे हमें विस्तार रूप से पढ़ना है और आपकी परीक्षा के लिए ये भारोपीय परिवार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से? इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार या फिर भारत हित्ती परिवार के नाम से भी भारोपीय परिवार को जाना जाता है। ठीक है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? अपने आप में भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। परीक्षाओं में ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो 10 शाखाएं हैं और इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ध्वनि के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? शतम और केंतुम वर्ग। ठीक है। शतम वर्ग के अंतर्गत 4 परिवारों को रखा गया है और केंतुम वर्ग के आधार पर बाकी के 6 परिवारों को रखा गया है और कुल मिला के ये 10 परिवार भारोपीय परिवार के अंतर्गत शामिल हैं। तो सबसे पहले शतम वर्ग में कौन कौन से परिवार हैं और केंतुम वर्ग में कौन कौन से परिवार हैं, इसे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो शाखा है, जो भाषा है, वो शतम वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर कौन सी ऐसी भाषा परिवार है जो शतम वर्ग के अंतर्गत आती है, या कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जो इन दोनों में शामिल नहीं है। तो कई तरह से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो शतम वर्ग में जो है, पहला है भारत ईरानी परिवार, जिसे आर्य परिवार भी कह सकते हैं, बाल्टो स्लाविक परिवार, आर्मीनी और अल्बानी परिवार। ये 4 जो परिवार है ये शतम वर्ग में शामिल है। एक ट्रिक के लिए मैंने इसको इस प्रकार लिखा है, भाई बाल्टी अ। ठीक है। भाई अर्थात भारतीय और ई से ईरानी, तो भारत ईरानी परिवार, बाल्टी यानी बाल्टोस्लाविक परिवार, अ यानी कि आर्मीनी और अल्बानी। इस प्रकार से ट्रिक के लिए मैंने इसको लिखा है। आप अपने से खुद का भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो ये 4 जो भाषा परिवार है, 4 जो शाखाएं हैं भारोपीय परिवार के, ये सभी शतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी के जो 6 शाखाएं हैं, 6 परिवार हैं, उनको देखेंगे केंतुम वर्ग के अंतर्गत। तो केंतुम वर्ग के अंतर्गत पहला जार्मनिक, जिसे ट्यूटानिक भी कहते हैं, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक, ये 6 जो परिवार हैं ये केंतुम वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यदि आप सप्तम वर्ग को याद कर लेते हैं तो बाकी के जो है वो केंतुम वर्ग के अंतर्गत अपने आप आ जाएंगी, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। विशेषकर ये 4 को आप ज़रूर से याद रखिएगा। कौन कौन सा? भारत ईरानी, जिसको आर्य बीज कहते हैं, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ये 4 शतम वर्ग के अंतर्गत है। बाकी के जो 6 हैं वो केंतुम वर्ग के अंतर्गत। ठीक है। तो इस प्रकार ये भारोपीय परिवार की कुछ शाखाएं थी जिसको हमने पढ़ा। आगे हम देखेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी या आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, और ये कौन कौन से 3 उपवर्ग हैं ग्रियर्सन के आधार पर? पहला है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए, यही जो भारतीय आर्य भाषा है आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए, चाहे आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको भारतीय आर्य भाषा को ज़रूर से पढ़ना होगा। तो ये जो 3 जो उपवर्गों में विभाजित किया, किसने विभाजित किया? तो पहले आपको याद रखना है, ग्रियर्सन ने उपवर्गों में विभाजित किया है भारतीय ईरानी या आर्य परिवार को। कौन कौन सा? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत सारी विभिन्न परीक्षाओं में अवेस्ता को पूछा गया है कि ये कौन से प्राचीन धर्म ग्रंथ का है। तो ये ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, 7वीं शती ईस्वी पूर्व से। अवेस्ता का जो अर्थ है वो होता है शास्त्र। अवेस्ता का अर्थ क्या हो गया? शास्त्र, जो कि ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। तो इसे आपको याद रखना है अवेस्ता को। अवेस्ता को बैक्ट्रिया,
की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि अवेस्ता क्या है। ठीक है, महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य। तो ईरान का राष्ट्रीय जो महाकाव्य वो कौन सा है? फिरदौसी का शाहनामा। इसे आप देख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ये देखने को मिला है सामान्य जानकारी के लिए। तो फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। ईरानी भाषाओं का जो वंश वृक्ष है कुछ निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है, जो हम आगे देख लेंगे। तो इस प्रकार ये कुछ ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष है जो आपके सामने है। इसे वीडियो को रोक करके बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है हम उस पर चलेंगे। आगे देखें कि ये जो दरद जो था, दूसरा जो इसका वर्ग विभाजन है, पहला तो वर्ग विभाजन आपने देखा कौन सा? पहला उपवर्ग था ईरानी और दूसरा जो है दरद। तो दरद जो उपवर्ग है, दरद शब्द का अर्थ बताया गया पर्वत। ठीक है, इसका प्राचीनतम नाम पैसाची प्राकृत भी है। देखिए, पैसाची प्राकृत को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इससे संबंधित हमें आगे आर्य भाषा को पढ़ना है। तो ये जो पैसाची प्राकृत है, ये दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है और इसका प्राचीन नाम ही पैसाची प्राकृत भी है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आगे क्या है? दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है, चूँकि इसका अंचल कहाँ का है? हमारा पंजाब का क्षेत्र है। आगे दरद उपवर्ग की कुछ प्रमुख भाषाएं जैसे कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि, ये दरद उपवर्ग की कुछ प्रमुख भाषाएं, जिसमें देखिए कश्मीरी जो भाषा है ये दरद उपवर्ग के अंतर्गत आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने देखा कि ग्रियर्सन ने ये जो भारत ईरानी या कह सकते आर्य जो परिवार है कि सतम वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके 3 उपवर्ग किए, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो ईरानी का प्राचीनतम धर्मग्रंथ आपने अवेस्ता पढ़ा, दरद जो है उसका अर्थ आपने पढ़ा पर्वत, और इसका प्राचीनतम नाम पढ़ा दरद का क्या? पैसाची प्राकृत के नाम से भी दरद जानी जाती है। और तीसरा जो उपवर्ग है वो है हमारी भारतीय आर्य भाषा, जिसको हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये भारोप्य परिवार, इसकी विभिन्न शाखाओं को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने भारोप्य परिवार के अंतर्गत आपको बताया। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में भारतीय आर्य भाषाओं के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में भारतीय आर्य भाषाओं के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।